हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। और हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के भूगोल या फिर ज्योग्राफी को अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ और उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र को डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर होंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो उन कोर्सेज को आप वहां से अवेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे डिटेल में और बाद में हमारा एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ऐसी परियोजनाएं जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। देखिए कैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ये देखिए मैं आपको मैप से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डैम है ना, तो यदि हम कभी किसी नदी पर डैम बनाते हैं तो पीछे एक कृत्रिम झील बन जाती है ना। जब हम डैम बनाएंगे, किसी नदी के पानी को रोकेंगे तो पीछे एक जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम वाटर रिजर्वायर बोलते हैं या फिर जल संग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, और इसे कृत्रिम झील भी बोलते हैं। कृत्रिम झील का मतलब है मानव निर्मित झील, ठीक है। इसके अलावा एक डैम से हम क्या कर सकते हैं, नहरों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में हम सिंचाई कर सकते हैं। कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र तो वहाँ सिंचाई कर सकते हैं, आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा डैम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है एक डैम से या फिर किसी बहुउद्देशीय परियोजना से। देखिए उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सिंचाई कर सकते हैं हम, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जल परिवहन कर सकते हैं और पर्यटन। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या फिर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना या फिर कोई भी डैम कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की तरक्की के लिए। तो इसी के चलते जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या फिर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में देश के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सीधा सा एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी आपको पता होगा झारखंड या फिर छोटा नागपुर का पठार जो एरिया है वहां पर बहती है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत क्या है दामोदर नदी की, ये पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की 3 नदी ही ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है ना। भ्रंश घाटी से मतलब है रिफ्ट वैली। एक है नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, एक है ताप्ती ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और एक है दामोदर जो कि पूर्व की ओर बहती है। तो दामोदर नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ मैंने यहाँ पर नोट डाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है, या फिर इसे हम ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जानते हैं। ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में है, हीराकुंड बांध, है ना। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये 2 फैक्ट मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिखे हैं, आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके डैम डिस्कस करते हैं। तो पहला है रिहंद बांध परियोजना या फिर रिहंद डैम प्रोजेक्ट। तो ये इसका स्थान कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के बीच सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया है ना। तो किस नदी पर है ये, रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश है ना। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश जाती है और उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो ये स्थान आपको याद रखना है। आधारशिला की बात करूं तो 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका उद्घाटन 1963 में हुआ था। इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। तो 1963 में इसका उद्घाटन हुआ और जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो 50 मेगावाट की 6 इकाइयां यहाँ कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है 300 मेगावाट है, 50 मेगावाट की 6 इकाइयां यहाँ पर कार्य कर रही हैं। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी,
इन जिलों में 40 लाख एकड़ भूमि सिंचित की जाती है। तो ये सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो आप मैप में भी लोकेशन देखते जाइए। लाभान्वित राज्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और एक ये गुरुत्वीय बांध है। तो किस टाइप का डैम है? देखिए, डैम के अलग अलग टाइम होते हैं। आर्च डैम होता है, गुरुत्वीय बांध होता है, मिट्टी के बांध होते हैं, अलग अलग टाइप के बांध होते हैं। तो इसका जो टाइप है वो कैसा है? गुरुत्वीय प्रकार का ये बांध है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पीपरी पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद जो डैम है उसके पीछे जो वाटर रिजर्वायर है उसी को बोला जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब है मानव निर्मित झील। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मानव निर्मित झील या फिर जो वाटर रिजर्वायर होता है उसी को हम झील बोलते हैं या फिर कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैप में भी। चलिए, नेक्स्ट डैम है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा इसका निर्माण 1958 में किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से। स्थान की बात करूं तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर यह स्थित है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर, तथा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। तो ये सारे जिले इससे लाभान्वित होते हैं। देखिए, मैप में मैंने आपको मेंशन किया है ये कौन कौन से जिले हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इस बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल की उपलब्धता होती है इससे। ठीक है, तो इस बांध से इन क्षेत्रों में 163.60 लाख घन मीटर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नहरें निकाली गई हैं। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों में लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित या फिर सिंचाई की जाती है या फिर सिंचित की जाती है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो माता टीला बांध है या फिर परियोजना है, इससे कौन सी 2 नहरें निकाली गई? तो एक गुरसराय और एक मंदर। इसके अलावा इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक यहाँ पे मैंने फैक्ट या फिर आप नोट कह लीजिए कवर किया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर, है ना। तो अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको नदियां डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो जो टिहरी बांध है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि जो उत्तर प्रदेश में ये गंगा रिवर पूरी बनती है वो मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाया था। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दीजिए, जो टिहरी डैम है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। अगली है शारदा नहर परियोजना। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ना, लॉन्गेस्ट कैनाल है। इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है ना। तो ये लंबाई देख के आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि इसकी जो ये लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी है, इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं के सहित है ना। देखिए, एक नहर होती है मेन, इसके अलावा उससे अन्य शाखाएं और फिर उसकी भी प्रशाखाएं निकाली जाती हैं। तो ये कंप्लीट लंबाई यहाँ पर मैंने लिखी है। निर्माण कब हुआ था इसका? तो 1920 से लेकर के 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। स्थान की बात करें तो पीलीभीत जनपद या फिर जिले में बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर ये बनाई गई है, ये परियोजना है। ये मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर। इन जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। सारे जिले मैंने आपको यहाँ पर मैप में मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इस नहर पर खटीमा जल विद्युत केंद्र, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खटीमा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है ना। तो शारदा नहर परियोजना में ये स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना इसी नहर पर पीलीभीत जिले के बनवासा के निकट स्थापित है ना। तो इसी की जो जल विद्युत परियोजना है, शारदा जल विद्युत परियोजना, वो पीलीभीत जिले में ही बनवासा जहां पर ये स्थित है वहीं पर इसकी जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो 41,400 किलोवाट का यहाँ पर उत्पादन होता है। तो ये सारे फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आगे है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
स्थान की बात करूं तो ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर ये स्थित है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर है ये ललितपुर जिला, सीमावर्ती जिला है। तो यहीं पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि जिलों में सिंचाई इससे की जाती है ना। तो हमीरपुर, ललितपुर ये सारे बुंदेलखंड रीजन वाले जिले हैं, है ना। बुंदेलखंड का जो पठार है, ये सारी चीजें मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में पढ़ाई है, तो आपको जिले की नॉलेज भी ऑलरेडी होगी। अगली है पूर्वी यमुना नहर या फिर ईस्टर्न यमुना कैनाल। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1831 में हुआ था। यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर या फिर ईस्टर्न यमुना कैनाल है। इसका निर्माण 1831 में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके स्थान की बात करूं तो फैजाबाद, सहारनपुर में यमुना नदी के बाएं ओर से या फिर लेफ्ट साइड से इसको निकाला गया है ना। तो यहाँ देखिए सहारनपुर जिला है, तो इसके बाएं ओर से ये इस नहर को निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। तो ये सारे जिले मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। एक नोट मैंने यहाँ पर डाला है, इस नहर को शाहजहां के द्वारा खुदवाया गया था तथा अंग्रेजों ने फिर आगे चल करके इसका विस्तार किया। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, किसने खुदवाया था? तो शाहजहां ने खुदवाया था, और आगे इसका काम किसने करवाया? तो अंग्रेजों ने इसका आगे काम करवाया। चलिए अब हम बात करते हैं रामगंगा परियोजना की। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले देख लीजिए, तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पनबिजली का उत्पादन, है ना। तो जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र क्या होता है, हमने फिजिकल डिवीजन में बहुत डिटेल में पढ़ा है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रामगंगा परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो तराई के मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई और पनबिजली का उत्पादन करना। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1975 में इसका निर्माण हुआ था। स्थान की बात करूं तो बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान में रामगंगा नदी पर इसको निर्मित किया गया है। तो बिजनौर, यहीं से गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहीं पर इसका निर्माण किया गया है। ऊंचाई की बात करूं तो 128 मीटर इस डैम की हाइट है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो रामगंगा डैम है। यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? 128 मीटर है। कई जगह आपको रेहंद भी लिखा मिलता है, तो रेहंद वो गलत है, सबसे ऊंचा रामगंगा ही है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य के अलावा प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर, ये सभी जिले इससे लाभान्वित होते हैं ना। तो मैप में भी मैंने आपको मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। अगली है ऊपरी गंगा नहर या फिर अपर गंगा कैनाल। तो इसका निर्माण 1840 से लेकर के 1854 के मध्य हुआ था। स्थान की बात करूं तो हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने या फिर राइट साइड से इसको निकाला गया है ना। तो हरिद्वार के समीप से ही इसको निकाला गया है, गंगा के दाहिने साइड से। इसके अलावा लाभान्वित जिलों की बात करूं तो मैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये सभी जिले इससे लाभान्वित होते हैं सिंचाई के रूप में। ये सारे जिलों को मैंने मैप में मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। इससे आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर को जल की आपूर्ति की जाती है ना। तो एक आगरा नहर है, तो इस नहर को भी जल की आपूर्ति की जाती है ऊपरी गंगा नहर से। और एक और अभी हम पढ़ेंगे निचली गंगा नहर है, तो इसमें भी जल की आपूर्ति की जाती है। अगली है निचली गंगा नहर। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1871 से 1878 के बीच में हुआ था। स्थान बुलंदशहर जनपद के नरोरा नामक स्थान में इसका निर्माण किया गया है। तो बुलंदशहर जनपद है, नरोरा नामक स्थान है, मैप में मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। कुल लंबाई की बात करूं तो 8800 किलोमीटर है ना, मुख्य नहर, शाखाओं और प्रशाखाओं को मिलाकर। ठीक है, तो 8800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, इसकी शाखाओं सहित। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। तो ये सारे जिले देखिए मैंने मैप में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है हथनी कुंड बैराज। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1872 में या फिर 1872 में इसका निर्माण हुआ था। इसका स्थान की बात करूं तो सहारनपुर के पास यमुना नदी में इसको बनाया गया है। देखिए मैप में मैंने आपको बताया है ना, तो सहारनपुर के पास से यमुना नदी पर इसको बनाया गया है। इसके अलावा यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो ये 5 राज्य के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हथनी कुंड बैराज जो है वो कौन से 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला है 1978 की भयंकर बाढ़ के बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हथनी कुंड बैराज है ये क्षतिग्रस्त कब हुआ था? तो 1978 में जब बाढ़ आई थी तब ये क्षतिग्रस्त हो गया था।
है ना। इसका पुनर्निर्माण कब किया गया, तो 1999 में इसका काम पूर्ण हुआ था, जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तो है ना, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वर्तमान में इसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो हथनीकुंड बैराज है इसका अन्य नाम क्या है, तो ताजेवाला बैराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है मेजा जलाशय नहर, तो इसका स्थान कहाँ है, प्रयागराज में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि किस प्रकार का बांध है, मिट्टी का बांध है ना, मेजा जलाशय नहर, तो ये आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 315 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो प्रयागराज एवं मिर्जापुर जिले के लगभग 7300 एकड़ भूमि इससे सिंचित की जाती है। तो मैप में आप देख सकते हैं प्रयागराज और मिर्जापुर जिले हैं ये दो। अगली है बेतवा नहर, तो इसका निर्माण 1885 में किया गया था। स्थान की बात करूं तो झांसी के पारीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। झांसी में पारीक्षा नामक स्थान यहाँ पर देखिए मैप में मैंने आपको बताया है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जाती है। तो मैप में मैंने आपको मेंशन किए हैं सारे जिले, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड रीजन के जिले हैं ये। नहर की दो मुख्य शाखा हमीरपुर शाखा और कठौना शाखा है। तो इसकी दो मुख्य शाखाएं, एक है हमीरपुर शाखा और एक कठौना शाखा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये दो शाखाएं किससे संबंधित है, तो बेतवा नहर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य बांध हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक है पथरई बांध, है ना, ये पथरई नदी पर है ललितपुर में। सरयू बांध सरयू नदी पर है बहराइच में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है मध्य प्रदेश में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है महोबा में। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण डैम मैंने यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। एक यहाँ पे मैंने फैक्ट डाला हुआ है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है ना। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब यहाँ पे जो जलाशय है उसमें तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यहाँ पर तैयार किया गया है। अपनी तरह का यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का हुआ है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट की ये न्यूज है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो कृत्रिम झील है वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण डैम हमने यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक है भाखड़ा नंगल बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है ना। कुछ महत्वपूर्ण डैम मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। एक है सरदार सरोवर, ये सबसे बड़ा डैम है भारत का, ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। इडुक्की डैम, ये आर्च डैम है, चपाकार बांध है, पेरियार नदी केरल में स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा कुछ डैम मैंने पहले भी आपको बताए हैं, है ना, जैसे टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है, सबसे लंबा हीराकुंड डैम है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख पेयजल परियोजनाएं देख लेते हैं। पहली है गंगा जल परियोजना, तो इसका स्थान कहाँ पर है, दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार पर इसको बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, 50 क्यूसेक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो नोएडा एवं गाजियाबाद जिलों में इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गंगा जल परियोजना है उससे किन जिलों में या फिर किस क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जाती है, तो नोएडा और गाजियाबाद, ये दो जगह आपको याद रखनी है। अगला है लवकुश बैराज परियोजना, तो इसका स्थान कहाँ पर है, कानपुर में गंगा नदी पर इसको निर्मित किया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस नदी पर है ये, तो गंगा नदी पर है। इसके अलावा किस जिले में है, तो कानपुर में है। उद्देश्य इसका क्या है, कानपुर नगर को पेयजल की उपलब्धता कराना। इसका निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जो लवकुश बैराज है ना, इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला है आगरा बैराज परियोजना, तो इसका स्थान आगरा जनपद में ताजमहल से करीब 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर स्थित है। इस परियोजना से आगरा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है ना, तो आगरा को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। अगला है गोकुल बैराज परियोजना, मथुरा जिले के गोकुल के समीप यमुना नदी पर है ना, तो यमुना नदी आपको याद रखना है। गोकुल बैराज कहाँ पर है, इसके अलावा मथुरा जिला भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल को 5 मीटर की गहराई में संचित करना। तो इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना। उद्देश्य क्या है, वर्षा के जल को एकत्रित करना। अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम झील की डेफिनेशन देख लेते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है ना। तो देखिए झील के सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि झील क्या होती है कि चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हो। इसके अलावा झील की दूसरी विशेषता यह होती है कि उसमें स्थायित्व हो। स्थायित्व का मतलब होता है उसका जो जल होता है वो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करता है, स्थिर रहता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा हुआ रहता है ना। तो झील नॉर्मली भूखंड के बीच में एक जल स्रोत होता है जो कि इसका जल स्थिर होता है ना। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है।
प्रदेश में झीलों की संख्या कम है। प्रदेश के अधिकतर झीलों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों या फिर जो टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा गर्तों में पानी भर जाने के कारण हुआ है। कुछ झील देख लेते हैं। एक है टांडा दरी झील, ये मिर्जापुर में है। फुलहर झील काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली है ना, पीलीभीत में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम झील है, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित झील है, सोनभद्र में है। अलवारा झील कौशाम्बी है। इसकी विशेषता क्या है? विदेशी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब विदेशी पक्षी यहाँ पर आते होंगे, शरण लेते होंगे। बड़ा ताला झील, गोकुर झील भी बोलते हैं इसको, ये शाहजहांपुर में है। तो ये सारी झीलें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाएं एवं सिंचाई योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम जो कार्यालय है वो सहारनपुर में 1823 में खोला गया है ना। तो पहला है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था। सहारनपुर में 1823 में खोला गया था। 1830 में प्रथम नहर यमुना नहर का निर्माण किया गया था, है ना। तो पहली नहर कौन सी थी? 1830 में यमुना नहर, ये मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट। प्रदेश में बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने हेतु 1973-74 में शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक नामक 3 समादेशी विकास परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया था, है ना। तो 1973-74 से इन तीनों विकास परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया था, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1977-78 में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो आपको याद रखना, जो सरयू नहर परियोजना, इसको अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूप के द्वारा लगभग 70.8% सिंचाई की जाती है। तो देखिए, ये पश्चिमी जिले हैं जितने भी मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो इससे लगभग नलकूपों के द्वारा इन जिलों में 70.8% सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 17.2 और तालाब और कुओं से 11.5% यहाँ पे सिंचाई होती है। प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली में और सबसे कम अमरोहा में है। तो यही भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे लंबी नहर कहाँ पर है? रायबरेली में है, और सबसे कम कहाँ है? अमरोहा में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है ना। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं को मिलाकर के इसकी कुल लंबाई जो है वो 12,368 किलोमीटर है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसका निर्माण 1920 से लेकर के 1928 के मध्य में हुआ था, है ना। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसने दी है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपी के एग्जाम दो, चाहे आप इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, तो देखिए, शारदा सहायक नहर परियोजना ये नहीं है, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, है ना। ये पेयजल परियोजना है, मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है? तो सबसे पहले देखिए, नलकूपों से यहाँ पर सिंचाई होती है, तो पहले नंबर पर नलकूप आ जाएगा, दूसरे नंबर पर नहरें जाएंगी, दूसरे नंबर पर नहरों से होती है, और तीसरे नंबर पर तालाब आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो 2, 1 और 3, है ना। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 2, 1 और 3 सबसे पहले नलकूपों से होती है सबसे ज्यादा, फिर नहरों से, फिर तालाब कुओं से, फिर अन्य साधनों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरोरा, है ना। नरोरा जो कि बुलंदशहर के अंतर्गत आता है, इससे निचली गंगा नहर का उद्गम होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सोनभद्र जनपद पर या फिर सोनभद्र जिले में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया था। इस पर जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है रामगंगा बांध, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर है। तो ये भी अलग से मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। जो रिहंद डैम है वो सबसे ऊंचा नहीं है, रामगंगा डैम है वही सबसे ऊंचा है। कई जगह आपको रिहंद भी लिखा मिलता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको एमसीक्यूज के आंसर मेरे साथ में दे रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनीकुंड जो परियोजना है ये यमुना नदी पर स्थित है, मैंने आपको बताया था, है ना। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मैंने आपको बताया था। माता टीला परियोजना है, तो माता टीला कहाँ? बेतवा नदी पर है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर है? तो ललितपुर जिले के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ए आंसर ही इसका सही है, राजघाट, ये बेतवा नदी पर है।
बाकी तीनों बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, रिहंद पर है, माता टीला बेतवा पर है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। राजघाट जो है ये भी बेतवा नदी पर है, यमुना नदी पर नहीं है। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ कराया था? तो जो पूर्वी यमुना नहर है इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था और बाद में अंग्रेजों ने इसको पूरा किया था। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, मैंने आपको बताया था बेतवा नदी पर स्थित है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील पीलीभीत जिले में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो बेतवा नहर जो है वो पारीक्षा नामक स्थान से निकलती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी है ना, झांसी के पारीक्षा नामक स्थान से निकलती है। इसके अलावा झांसी, जालौन, हमीरपुर ये सभी जो स्थान है इससे लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाटीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो ये 5 राज्य हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है माता टीला बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इससे देखिए ए भी सही है, गुरसराय नहर और मंदर नहर। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ये अलग से मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लवकुश पेयजल बैराज कहाँ पर अवस्थित है? तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर में गंगा नदी पर यह स्थित है। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 क्यूसेक इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1840 से 1854। ए आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आगरा नहर है। इससे एक से अधिक राज्य लाभान्वित होते हैं ना, तो आगरा नहर अंतरराज्यीय नहर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई की नहरें किस जिले में स्थित हैं? तो इसका हो जाएगा रायबरेली। आंसर हो जाएगा डी। मैंने आपको बताया था ये फैक्ट अलग से कि रायबरेली में सर्वाधिक नहर है लंबाई के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो ये मैंने अलग से पॉइंट आपको कवर किया हुआ। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। ये मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस नदी पर ये या फिर किस नदी के संगम पर ये स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 261 मीटर। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलन नदी पर मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।